साल 2000 में शरीफ फैमिली के खिलाफ 12 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की रेफरेंस फाइल की गई। इस रेफरेंस में कहा गया कि शरीफ फैमिली ने बेनामी अकाउंट्स खोले, यानी वो अकाउंट्स जो इनके नाम पर नहीं थे लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे थे। इन अकाउंट्स में पहले शरीफ फैमिली ने 12 अरब रुपए डाले और फिर ये 12 अरब रुपए हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में डाले गए, जिसे शरीफ फैमिली ही मैनेज कर रही थी। यानी इन अकाउंट्स और इस हुदैबिया पेपर मिल्स के ज़रिए शरीफ फैमिली ने अपने काले पैसे को काले से सफ़ेद किया। और फिर इस केस के स्टार्ट होने के थोड़े टाइम बाद ही ये इल्ज़ामात और बातें हकीकत में तब्दील हो गई, जब एक शख्स ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने ये कॉन्फेस किया कि उसने शरीफ फैमिली के कहने पर 4 बेनामी अकाउंट्स खोले और फिर इन अकाउंट्स के ज़रिए 12 अरब रुपए की हेरा फेरी करी। अब ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शरीफ फैमिली का बहुत ही क्लोज पर्सन था, इसाक डार। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं इसाक डार के बारे में कि कब और कैसे इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, कैसे इनकी तरक्की और बदनामी हुई, क्यों ये पाकिस्तान से गए और लास्टली इनकी जो दोबारा री एंट्री हुई है पाकिस्तान में और इन्हें जो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो इसाक डार ने 1980s में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और फिर 1990 के इलेक्शन के बाद, जिसमें मुस्लिम लीग नून फातेह ठहरी थी और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के, इन्हें पहले पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया और फिर इसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी दौरान ही 1992 में नवाज गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस को आसान बनाने के नाम पर, इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के नाम पर एक एक्ट पास किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। इस एक्ट के थ्रू फॉरेन करेंसी अकाउंट को हर तरह के सवालों जवाब से बरतरी कर दिया गया। यानी अगर आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में कुछ पैसे हैं या फिर आप उसके जरिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। यानी बिजनेस को आसान बनाने के नाम पर पाकिस्तान में करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया, करप्शन को आसान बना दिया गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था PMLN के लिए, लेकिन फिर अर्ली 1993 में नवाज शरीफ ने प्रेसिडेंट की ताकत, प्रेसिडेंट के हाथ में जो असेंबलीज को डिसॉल्व करने की, हुकूमत का तख्ता पलटने की जो ताकत थी उसे लेने की कोशिश की, जिसको देखते हुए उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने 18 अक्टूबर 1993 को इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाकर इनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया, यानी इनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया और असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया। इस डेवलपमेंट के बाद नई गवर्नमेंट को लाने के लिए या नई हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो जीत गई और PMLN नवाज शरीफ जो थे वो हार गए। बट अनलाइक PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं ना तो उसकी सपोर्ट थी, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसको रीज़न बनाकर 1996 में इनकी गवर्नमेंट को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी इनकी गवर्नमेंट का भी तख्ता पलट दिया गया। इसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाए गए 1997 में, लेकिन इस दफ़ा PMLN बगैर किसी पॉलिटिकल अलायंस के एक बड़े वोट से जीत गए। इस नई गवर्नमेंट में इसाक डार को पहले मिनिस्टर फॉर कॉमर्स बनाया गया, इसके बाद मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट बनाया गया और फिर 1998 में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की वजह से जो सेक्शंस लगाए गए थे, इसके बाद उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। अब ये वही साल थे जिसके हवाले से मैंने वीडियो के शुरू में बात की, यानी वही बेनामी अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह। बहरहाल अक्टूबर 12, 1999 को नवाज गवर्नमेंट के खिलाफ पाकिस्तान मिलिट्री ने कोप डिक्लेयर किया, जिसे हेड कर रहे थे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ। इस कोप के नतीजे में नवाज गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया गया, शरीफ फैमिली को और इसाक डार को जेल में डाल दिया गया। अलबत्ता बाद में तो शरीफ फैमिली और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद शरीफ फैमिली को सऊदी अरब भेज दिया गया, लेकिन अभी भी इसाक डार जो थे वो जेल में थे। और ये वही वक्त था जब इसाक डार ने वो स्टेटमेंट दी जिसके हवाले से मैंने वीडियो के शुरू में बात की, यानी इन्होंने नवाज फैमिली के कहने पर बेनामी अकाउंट्स खोले और ट्रांजैक्शंस की। अब इन तमाम चीज़ों में और जो आने वाला वक्त था, इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि शुरू में जब ये हुदैबिया पेपर मिल्स केस शुरू किया गया तो इस पर दोनों, यानी नैब की तरफ से एज वेल एज परवेज मुशर्रफ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन विद टाइम इसे ऐसे इग्नोर किया गया जैसे ये केस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर इसी के चलते इसाक डार ने 2003 की सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद
ये 3 साल की मुद्दत के लिए मेंबर ऑफ सेनेट बन गए। इसके बाद ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन्होंने 2006 के भी सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस दफ़ा भी कामयाब होने के बाद ये 6 साल की मुद्दत के लिए मेंबर ऑफ सेनेट बन गए। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो यहाँ पर तो इसहाक डार PMLN को हेड कर रहे थे, लेकिन लंदन में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मीटिंग्स बुलाई जा रही थी, बातें करी जा रही थी और फिर इन्हीं मीटिंग्स के चलते 2007 में इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि माजी में इन दोनों के दरमियान जो हुआ है उसे भुला दिया जाएगा और ये दोनों मिलकर 2008 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी और परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के खिलाफ मिलकर लड़ाई करेंगी। और फिर इसी के चलते इन दोनों ने 2008 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतकर PMLN के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और फिर इस नई गवर्नमेंट में इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब ऑल तो इन्होंने मुश्किल से कुछ महीनों के लिए ही एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व किया, क्योंकि बाद में ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी ये फ्लॉप हो गई थी। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे, लेकिन फिर भी ये मुख्तसरन जो इन्होंने सर्विस दी थी इसके लिए भी इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। जैसे कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद कहा कि पाकिस्तान का बजट डेफिसिट GDP के 8% को क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक हुआ और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्स GDR, जिससे पाकिस्तान ने $4 बिलियन रेज करने का सोचा था, इन्होंने उसे भी इशू करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से लेटर ऑन पाकिस्तान को बेल आउट के लिए IMF के पास जाना पड़ा। बट एट द सेम टाइम इनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये इनके दौर में ही शुरू हुआ था, इसलिए इसके लिए इन्हें प्रेज भी किया गया। बहरहाल ये वक्त गुजर गया और फिर 2013 के जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें PMLN फातेह ठहरी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस जीत के बाद इन्हें तीसरी दफ़ा पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। इसके अलावा इन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइवेटाइजेशन एंड स्टेटिस्टिक्स के पोर्टफोलियो भी इन्हें दे दिए गए। फर्दरमोर 2014 में इन्हें पाकिस्तान की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बॉडी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया जब ये 45 कमिटीज़ को एज अ चेयरमैन सर्व कर रहे थे। ज़रा सोच के देखिए कि एक शख्स को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी बड़ी जो पोस्टें हैं उन सब की जो डोर है वो इनके हाथ में दे दी। और फिर इसी खुशी और तरक्की के आलम में 4 चांद लग गए जब जुलाई 2016 को नैब ने इन्हें एक ऐसे केस से क्लीन चिट दे दी जो एक वक्त में नैब के 179 मेगा स्कैम्स में था। अब ऑल तो नैब की इंटरनल अननोन सोर्सेज का कहना था कि ये केस प्रेशर डाल के बंद करवाया गया है और नैब के पास ऐसा डेटा मौजूद है जो कि ये करप्शन चार्जेस हैं उसे भी वेरीफाई करता है। फर्दरमोर जो इसहाक डार ने स्टेटमेंट दी थी, जिससे वो बाद में फिर गए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रेशर में आके दी है, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करता है। पर क्या फ़ायदा इन बातों का, ये केस तो बंद करवा दिया गया। लेकिन ये केस बंद होने की खुशी थोड़े ही वक्त की थी, क्योंकि बहुत ही जल्द पानामा पेपर स्कैंडल सामने आ गया, जिसमें शरीफ फैमिली की एज वेल एज इनकी भी नंबर ऑफ ऑफशोर कंपनीज और प्रॉपर्टीज सामने आ गई। और फिर इसी केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 जुलाई 2017 को इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन डिस्पाइट इस डिस्क्वालिफिकेशन के और वो तमाम चार्जेस और ऑर्डर्स जो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किए गए थे, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रुके नहीं और इन्होंने दोबारा शाहिद खाकान अब्बासी की लीडरशिप में PMLN को ज्वाइन कर लिया, जिसमें इन्हें दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी पोस्ट दे दी गई और वो तमाम पोर्टफोलियो जो इनके पास थे वो भी इन्हें दे दिए गए। अलबत्ता शाहिद खाकान अब्बासी ने आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से पोर्टफोलियोज लेना शुरू कर दिए और इनका इन्फ्लुएंस पार्टी पे कम करना शुरू कर दिया। फिर सितंबर 2017 में नैब ने इनके खिलाफ कोर्ट में करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद ये सऊदी अरब में ही बीमार हो गए और वहाँ से ये UK यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसके बाद इन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू किए गए, यहाँ तक कि नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू किए गए कि ये पाकिस्तान में आए और इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसकी सुनवाई दें। लेकिन ये एक बार भी पाकिस्तान नहीं है और अब जब ये करीब 5 साल बाद पाकिस्तान आए तो डिस्पाइट इसके कि जो इनके ऊपर केसेस चल रहे थे उसकी कार्रवाई शुरू की जाए, इन्हें अरेस्ट किया जाए, इन्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। इसी के साथ बहुत से सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालात पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म भी करूँगा कि कहाँ गए वो तमाम केसेस, कहाँ गए वो तमाम ऑर्डर्स, कहाँ गए वो तमाम नॉन बेलेबल वारंट्स
जो इनके खिलाफ इशू किए गए। क्या पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं बचा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि हम इन्हें बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जहालत, इलिटरेसी इतनी बढ़ गई है कि हम अब ऐसे शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं जिसकी अगर हम माजी पढ़ें तो वो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, करप्शन केसेस और करप्शन के इल्ज़ाम से भरा पड़ा है? इन्हीं तमाम सवालात पर मैं अपनी आज की इस वीडियो पे फुल स्टॉप लगाता हूँ। आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर आप आने वाले वक्त में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।